नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी का मामला। गजसिंहपुर में व्हाट्सएप कॉल पर धमकी का मामला सामने आया। गजसिंहपुर के फाइनेंसर से रंगदारी मांगी गई है। धमकी मामले में ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने फाइनेंसर को सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। फाइनेंसर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 60 लाख रुपए मांगे गए हैं। व्हाट्सएप कॉल पर एक और धमकी का मामला। गंगानगर से 60 लाख रुपए व्हाट्सएप कॉल के जरिए फाइनेंसर से मांगे गए हैं। ऋतिक बॉक्सर का नाम इसमें आ रहा है और सुरक्षा पुलिस ने उपलब्ध करवाई। उस फाइनेंसर को 60 लाख रुपए की डिमांड की गई है। गजसिंहपुर में, जो कि श्री गंगानगर के तहत आता है, उसमें एक फाइनेंसर से ये पैसों की मांग की गई। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। व्हाट्सएप कॉल किया गया था और व्हाट्सएप कॉल को जब रिसीव किया गया तो उस पर 60 लाख रुपए की डिमांड की गई है। कल से 10 बजे के एक व्हाट्सएप कॉल आई जिस पे मुझे फरोती मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। कहता नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे हम। और हमने कईयों को गजसिंहपुर में सेठों को टारगेट कर रखा है और राजनगर में भी कर रखा है। हमने मूसेवाड़ा मार दिया, हमने जेठड़ी मार दिया। और तू क्या सामान है, मुझे 60 लाख रुपए कल 5 बजे चाहिए शाम को मुझे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मार सकता तो मार दे, मेरा तो घर भी छोटा सा है, दुकान किराए की है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है लेन देन कुछ। इसके मैंने जाके गजसिंहपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूँ। पुलिस जांच में है और नाम कोई ले रहा है अनमोल बिश्नोई। कभी बोलता है मैं ऋतिक बॉक्सर हूँ, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और अशोक हमारे साथ गंगानगर से जुड़ गए। अशोक, एक बार फिर से जब लॉरेंस बिश्नोई के साथ जयपुर में पूछताछ चल रही है, उसके बावजूद एक बार फिर से धमकी भरा कॉल आता है। क्या कुछ कहा गया, क्या जानकारी पुलिस के पास, क्या उस व्हाट्सएप का नंबर की पहचान की गई? देखिए आसिफ जी, वाकई ताज्जुब की बात है। जहां प्रदेश की राजधानी जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हुई है, तो वहीं कल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा भी राजस्थान सहित देश के 76 ठिकानों पर छापेमारी की गई। और ताज्जुब यह है कि एनआईए की कार्रवाई के दौरान ही बदमाशों के, जिनके हौसले इतने बुलंद हैं और इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने एनआईए कार्रवाई के दौरान ही गजसिंहपुर के व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाया। न केवल धमकाया बल्कि उसको 60 लाख रुपए की डिमांड भी की गई है। साथ ही साथ ये कहा है कि यदि 60 लाख रुपए की पूर्ति नहीं की गई तो वो उसके और उसके परिवार को उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर, या फिर यूं कहें पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिस तरह से गैंगस्टर्स के गुर्गे जगह जगह सक्रिय हो रहे हैं, जिस तरह से उनके हौसले बेखौफ हैं, पूरी तरह से वो बेकाबू हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर की गजसिंहपुर थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है देर रात ही। और साथ ही साथ देर रात हुई व्यापारी को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका से बचा जा सके। लेकिन देखिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जिस व्यक्ति ने भी कॉल किया, उसने कभी अपने आप को ऋतिक बॉक्सर, तो कभी लॉरेंस बिश्नोई, तो कभी अनमोल बिश्नोई बताते हुए व्यापारी को धमकाया। साथ ही साथ ये कहा है कि हमने गजसिंहपुर में नहीं बल्कि श्री गंगानगर जिले के रायसी नगर क्षेत्र में भी व्यापारियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने पहले भी वसूली की और हम आगे भी वसूली करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर अभी श्री गंगानगर पुलिस के साथ साथ यहाँ की साइबर सेल और इंटेलिजेंस पूरे मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। जी अशोक, चूंकि व्हाट्सएप पर कॉल किया गया था, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल किया जहां पर इस फाइनेंसर ने इस व्हाट्सएप कॉल को उठाया था, बातचीत हुई, कई बार उसने अपना नाम बदला। अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप जो नंबर था जिस पर से आया था, उसकी लोकेशन की पहचान की जा सकती है, उसकी आइडेंटिटी पहचानी जा सकती है। इस पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल पुलिस उसी डायरेक्शन में काम कर रही है ताकि टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो एक्चुअल कॉलर है उस तक पहुंचा जा सके। क्या ये वाकई किसी गैंगस्टर के गिरोह से ताल्लुक रखता है या फिर इस पूरे मामले को इनकैश करना चाह रहा है।
हालांकि अभी पुलिस ने अपनी पूरी वेरिफिकेशन को, पूरी इन्वेस्टिगेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा है, मीडिया से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही वे इस कॉलर तक पहुंचेंगे और इस कॉलर की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से कल एनआईए की रेड के दौरान ही एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यापारी से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है, एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए भी। और जिस तरह से ऋतिक बॉक्सर से वहां पूछताछ की जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से रंगदारियां वसूली जा रही है, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर अब एक बहुत बड़े मेजर स्टेप की जरूरत है जो पुलिस को, राजस्थान पुलिस को उठाने की आवश्यक रूप से उठाना चाहिए। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर जोधपुर से है। वकील जुगराज चौहान हत्याकांड में अपडेट, परिजनों ने चौथे दिन भी शव नहीं उठाया। आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील। हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में काम नहीं होगा। आज भी वकीलों के काम का बहिष्कार चल रहा है। परिजनों ने चौथे दिन भी शव नहीं उठाया। वकील जुगराज चौहान हत्याकांड में ये अपडेट है। वकील जोधपुर में अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम न्यायिक कार्यों का बहिष्कार हुआ है, जिससे सुनवाई पर या दूर दराज से आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज चंद्रशेखर से बात करने की कोशिश करेंगे। हड़ताल का आज 5वां दिन है। लगातार हड़ताल पर बैठे हैं वकील और जुगराज चौहान के परिजन। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आज 5वां दिन है, सभी कार्यों का बहिष्कार करके वकील इस समय धरने पर बैठे हैं। देखिए ऐसी बात करें तो 18 फरवरी को जो ये हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लगातार गतिरोध जारी है। अभी तक जो है गतिरोध टूटा नहीं है, ना ही अभी तक शव उठाया गया। आज 5वां दिन है, लगातार जो है मृतक का शव उठा हुआ है और प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल अगर बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन दोनों ही लगातार एक दिन की टोकन हड़ताल से शुरू हुआ ये जो कार्य बहिष्कार की कहानी है वो लगातार शुरू। कल जो एक फिर पत्र जारी किया गया था दोनों एसोसिएशन की ओर से, ये बताया गया कि 22 तारीख को भी जो सभी अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय में स्वैच्छिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे। साथ ही जो जिले भर की जो समस्त बार है उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे इसमें सहयोग दें और अपने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रखें। गौरतलब है कि राजस्थान के पूरे राजस्थान भर में कल जो है न्यायिक कार्यों का बहिष्कार अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था। जिस तरह से नृशंस हत्या की गई थी, उसके बाद 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि, एक परिजन को सरकारी नौकरी और जो परिवार के लोग हैं उनको जो है पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग थी। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जुगराज की हत्या की थी, उसके बाद उससे पूर्व 4 अधिवक्ताओं के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा पीटा गया। कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें सिरोही शामिल है और जयपुर शामिल है, उदयपुर शामिल है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। इसके साथ ही जो हथियार के लाइसेंस देने की प्रक्रिया, उसमें सरलीकरण की मांग अधिवक्ताओं के लिए की गई है। जी आशिफ। चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर उदयपुर से। शादी से लौट रहे डीजे वालों से मारपीट की गई। 6 से ज्यादा बदमाशों ने रोककर मारपीट की। जान बचाने भाग रहे 2 युवक कुएं में गिरे। सूचना पर पुलिस पहुंची, कुएं से निकाला। दोनों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की तलाश में उदयपुर पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और कमलेश हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए। कमलेश, क्या मामला था? क्यों मारपीट की गई डीजे वालों के साथ? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के खेरोदा थाना का पूरा मामला है, जहां बीती रात एक शादी समारोह से कुछ डीजे वाले जो वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, इस दौरान बीच रास्ते में करीब 8 से 10 लोगों ने उनको रोका, बदमाशों ने रोका है, उनको उनके साथ मारपीट की है। इस दौरान मारपीट के दौरान जो है कि डीजे वालों ने अपनी जान बचाने के लिए भागे और भागने के दौरान 2 डीजे वाले जो थे वो एक जो कुएं में गिर गए। उसके बाद सूचना मिलने पर जो है कि थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पवन सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पहुंची और देर रात रेस्क्यू चलाकर दोनों जो युवक जो पानी में डूबे थे, कुएं में डूबे थे, उनको बाहर निकाला गया और उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका भी
अभी इलाज जारी है और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके पूरा जो है कि अनुसंधान शुरू कर दिया और उन बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी। जी कमलेश, पीड़ितों ने बताया कि क्यों मारपीट की गई, कौन लोग थे, वो शिनाख्त की गई उनकी? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि गंभीर अवस्था में दोनों युवकों को है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस जो है कि हर पहलू से जांच कर रही है, घटना स्थल पर जाकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है, शादी समारोह के जो लोग उनसे जानकारी जुटा रही है, परिवार से जानकारी जुटा रही है कि कोई किसी तरीके की दुश्मनी थी या कोई लूट का इरादा था। इसमें पुलिस जो है कि हर पहलू से जाँच कर रही है। जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से, जुनैद और नासिर की मौत मामले में बड़ा अपडेट। हरियाणा के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस पर एफआईआर। आरोपी श्रीकांत के परिवार के आरोपों के बाद केस दर्ज हुआ। आरोपी श्रीकांत की मां दुलारी की भी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जुनैद और नासिर की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट है। आरोपी श्रीकांत के परिवारों के आरोपों के बाद ये केस दर्ज किया गया है। आरोपी श्रीकांत की मां दुलारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस पर यह एफआईआर की गई है। कोटा के स्टेशन रोड में एक रेस्टोरेंट में तेज धमाके के साथ हुए ब्लास्ट की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई है। पूरा हादसा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तेज धमाके के साथ आग लगी और धमाके के साथ ही रेस्टोरेंट में रखा सामान उछलकर बाहर सड़क पर जा गिरा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जिसमें ब्लास्ट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए, हालांकि फायर ब्रिगेड पहुंच गई। इसके बाद भयानक आग लग गई, आग को बुझा लिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक था जिसकी वजह से यह ब्लास्ट हुआ है। और राजसमंद के केलवाड़ा से खबर है। गुड़ा गांव में बीती रात चाकूबाजी, शादी की बिनोरी में कहा सुनी पर विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया। अभी तक पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है। शादी की बिनोरी के अंदर ये कहासुनी हुई और उस कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि वहां पर चाकूबाजी शुरू हो गई। राजसमंद की यह घटना और चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है गंभीर अवस्था में। रेनवाल में बेकाबू होकर एक कार पलट गई। कार सवार लोगों को मामूली चोट आई है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेनवाल मंडा मार्ग की यह घटना है। ये तस्वीरें जहां पर यह कार पलट गई, क्रेन की मदद से कार को सीधा किया गया। कार में सवार लोगों को बताया जा रहा है मामूली चोटें आई है। कार से वो बाहर निकल गए थे, लेकिन इसकी वजह से खासा जाम भी वहां पर लगा रहा। और यह खबर उदयपुर से है, जहां कार की टक्कर से एक ऊंट की मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ। मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई। और यह खबर धौलपुर से, जहां दो बाइक आपस में टकरा गई। इसमें दामाद और ससुर की मौत हो गई। शादी समारोह में शामिल होकर वो अपने घर जा रहे थे। NH 123 पर यह हादसा हुआ। सड़क हादसा, एक ने जिला अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया, दूसरे ने आगरा ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सैपू थाना इलाके में यह सड़क हादसा हुआ है। तो ससुर और दामाद की मौत क्योंकि बाइक टकराने से हादसा हुआ जिसमें दोनों की जान चली गई।
दोनों ने ही अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। यह खबर चूरू से। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। कार को बचाते समय ट्रेलर से वाहन भिड़ गया। हाईवे पर सड़क हादसे के बाद जाम लग गया। रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर के पास की यह घटना है। केबिन में फंसे चालक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। तो चूरू में हाईवे पर यह हादसा, और इस हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। कार को बचाते समय यह हादसा हुआ है। रतनगढ़ तहसील के गांव बीरमसर के पास की यह दुर्घटना है। इससे केबिन में चालक फंस गया। क्रेन से केबिन से उसे बाहर निकाला गया। ये रात के समय की तस्वीरें हैं। ये वो केबिन है जिसमें ट्रक चालक फंस गया था। बताया जा रहा है कि इसने कार को बचाने के लिए डिवाइडर से टकरा गया। क्रेन को बुलाया गया मौके पर। और ये खबर दौसा से। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर पानी की टंकी से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक घायल हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। तो लगातार अलग अलग जिलों से प्रदेश भर में एक्सीडेंट की खबरें कुछ देर रात आई और कुछ बहुत सुबह। प्रदेश भर में रोड एक्सीडेंट्स के ये मामले। यहां पर भी हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिया है। और ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है। दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई हुई। 50 लाख रुपए मांगने को लेकर हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। शंभूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उप अधीक्षक ने पूरी जांच की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट के 5 मामले दर्ज है आरोपी के खिलाफ। गहनता से पूछताछ में पुलिस जुटी है। ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। और मारपीट के पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं आरोपी के खिलाफ। पुलिस पूरी जानकारी निकलवा रही है। बजट पेश करने के 10 दिन बाद सीएम अशोक गहलोत ने क्रियान्विति की समीक्षा बैठक बुलाई। अपने आखिरी बजट में शामिल योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारते हुए सीएम अशोक गहलोत की कोशिशें हैं। बैठक में मुख्य सचिव सीएस उषा शर्मा से लेकर सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। आखिरी बजट को जो कि पेश किया गया था विधानसभा में, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में रही, इस बजट में जो घोषणा की गई हैं उसका लाभ जल्द से जल्द जनता को मिल सके, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। यानी विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था सरकार से कि जो घोषणाएं की गई हैं उनके लिए पैसा आएगा कहां से, कैसे किए जाएंगे ये वादे पूरे। और इसी के लिए अपनी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने यह बैठक बुलाई है। तमाम बड़े अधिकारी और मुख्य सचिव इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और उनसे यह चर्चा की जाएगी कि जो घोषणाएं बजट में हुई है उन्हें कम से कम समय के अंदर जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर जनता के बीच में जाकर यह कहा जा सके कि जो घोषणाएं बजट में की गई थी उनका लाभ जनता को मिलने लगा है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इस मायने में है सचिन कि विपक्ष जब लगातार इस बजट को लेकर आरोप लगा रहा है कि पैसा कहां से आएगा और कैसे जो है ये जो घोषणाएं की गई है इसका लाभ जनता को मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी बजट था। लेकिन अशोक गहलोत इस बैठक के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं वो चुनाव से पहले जल्द से जल्द धरातल पर आए और जनता को इसका लाभ मिले। सचिन,
बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत की मंशा यही है कि जो बजट में घोषणाएं की गई और ऐसी घोषणाएं जिनका तत्काल लाभ दिया जा सकता है, जिनको लागू करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा काम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बोर्ड व निगम में ओपीएससी लागू करने की घोषणा है, वो बजट जारी होने के 2 दिन बाद ही उसके आदेश सीएस स्तर पर जारी हो गए थे कि जो है उस पर काम किया जाए। और अब बोर्ड चाहे रोडवेज हो, बिजली निगम हो, सारे कर्मचारियों से, रिटायर्ड कर्मचारियों से ऑप्शन मांग लिए गए कि वो अपने ऑप्शन दें, पैसा जमा करवाए और उनको 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। तो ये एक बजट घोषणा थी जो तुरंत लागू हो जाएगी। इसी तरह से सामाजिक जो अधिकारिता विभाग की अर्जी आती है कि जो पेंशन से दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, विधवा महिलाएं हो, उनके लिए वो जो पेंशन बढ़ाई गई है उसको लेकर भी काम चल रहा है कि बजट क्या कहाँ से लाया जाए, किस मद में बजट लिया जाए। वो घोषणा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी घोषणा है कि बीपीएल परिवार और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। सरकार की कोशिश है कि 1 अप्रैल से जो है वो 500 रुपए में उनको सिलेंडर दिया जाए। और जो राशन किट है, जिस किट की घोषणा की गई थी कि किट दिया जाएगा, फूड किट, जिसके अंदर दाल, चावल, तमाम तरह की चीजें होंगी, चाय पत्ती, वो किट जो है उसको उपलब्ध करवाया जाए 1 अप्रैल से, जिससे कि उसका फायदा मिलने लगे। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिसमें सरकार को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल बजट का प्रावधान करना है कि बजट कहाँ से आएगा। तो ऐसी घोषणाएं सरकार बजट एडजस्ट करके तुरंत लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे कि बताया जा सके कि देखिए जो घोषणाएं की है वो हवा हवाई नहीं है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। जो हमने घोषणाएं करी उसमें इतनी घोषणाएं हमने तुरंत लागू भी कर दी है, क्योंकि जब बजट आया था तब भी चर्चा चली थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में बड़ी घोषणाएं उससे ज्यादा फोकस उन घोषणाओं पर किया है तो तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके, जिसको लाभ जो है तत्काल प्रभाव से आम जनता को दिया जा सके। और अब देखिए हो भी यही रहा है कि ऐसी घोषणाएं जिससे फाइनेंशियल बर्डन तो सरकार पे पड़ेगा, लेकिन उनको पूरा करने के लिए लंबी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, ना कार्य योजना बनाने की जरूरत है। तुरंत उसको फायदा आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और देखिए जिसके खाते में बड़ी हुई पेंशन आएगी वो सरकार के गुण जरूर गाएगा, वो सरकार को याद रखेगा। वोट में कितना तब्दील होगा ये अलग बात है, लेकिन जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती थी उन कर्मचारियों को अगर पेंशन मिलने लगेगी वेतन के आधे, यानी 40 से 50 हजार के आसपास की सातवां वेतन आयोग लगने के बाद में मिनिमम से मिनिमम जो तनख्वाहें थी 50,000 से 60,000 के बीच में हो चुकी थी कर्मचारी की। अब वो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको हर महीने 25 से 30,000 रुपए पेंशन 1 अप्रैल से आने लगेगी, तो उसको योजना का लाभ सीधा मिलने लगेगा और उसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार लेना चाहती है। यही वजह है कि बजट के 10 दिन बाद, 10 तारीख को बजट पेश हुआ था, आज 22 तारीख है, 10 से 11 दिन बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट क्रियान्वयन के लोग बैठक ले रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री ने निर्देश पहले से दे रखे थे, बजट घोषणा होते ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। अब आज वो पूछेंगे, ये जानेंगे कि कितना काम, किन किन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, किस किस स्तर का काम हो चुका है। तो आने वाले चुनाव की तैयारी सरकार ने भी शुरू कर दी है संगठन के साथ में, और मुख्यमंत्री जो है वो उसकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय पर पुलिस इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 5 राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। देखते हैं रिपोर्ट। अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। पीएचक्यू में 5 राज्यों के अधिकारियों की बैठक। पुलिस ने बनाई खास रणनीति। उत्तर भारत में बढ़ रहे गैंगस्टर्स के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के इरादे से राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक खास मीटिंग हुई। पुलिस इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में गैंगस्टर्स के रंगदारी वसूलने, दिन दहाड़े हत्या, हथियार और नशे की तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने पर चर्चा की गई। संगठित अपराध पर एकजुट होकर नकेल कसने के इरादे से बैठक हुई। मीटिंग में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक के टॉप ऑफिसर मौजूद रहे। मीटिंग की कमान डीजीपी उमेश मिश्रा ने संभाली। इंटरस्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत बताई गई। मीटिंग में विदेशों में बैठकर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने सहित गंभीर अपराधों पर जानकारी साझा की गई। मीटिंग में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने गैंग वॉर और गैंगस्टर्स पर रोक के लिए इंटरस्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत बताई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गंभीर अपराधों में बाल अपचारियों पर प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत बताई। हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑपरेशन को कैसे और बेटर किया जाए ताकि जो गैंग्स सक्रिय हैं, जो फायरिंग इंसिडेंट्स में शामिल हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स में शामिल हैं,
उन पे कैसे प्रभावी नकेल कसा जा सके, इस बारे में बहुत सार्थक वार्ता हुई। और मुख्य रूप से इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्रिमिनल डेटा का संधारण, रियल टाइम में सूचना का आदान प्रदान और आवश्यकता पड़ने पे ज्वाइंट ऑपरेशन, इन सब पे बातें हुई। लगातार हो रही कार्रवाई और अब पुलिस इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों में क्या मैसेज जाएगा, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ये खबर झुंझुनू से फायरिंग का वीडियो अपलोड करने पर एक्शन। फायरिंग का वीडियो अपलोड करना भारी पड़ा। मलसीसर पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। सोशल मीडिया पर अपलोड किया था फायरिंग का वीडियो। ये खबर जो है वो झुंझुनू के मलसीसर से है। यहां पर पति पत्नी ने फायरिंग की, उसका वीडियो बनाया, फिर सोशल मीडिया पर उसे अपलोड किया व्यूज और लाइक्स के लिए। लेकिन इस व्यूज और लाइक्स में इस वीडियो को पुलिस ने भी देख लिया और जब पुलिस ने देखा तो दोनों इस समय सलाखों के पीछे। झुंझुनू पुलिस ने एक्शन लेते हुए फौरन उन दोनों तक पहुंची और फिर ये गिरफ्तारी की गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।